नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर पार्ट 8 को देखने वाले हैं। यानी कि जो आपको याद होगा, हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को पढ़ रहे हैं, उसमें पार्ट 8 है, यानी कि 7 पार्ट्स, यानी कि 1 to 7 पार्ट्स में काफी सारे एमसीक्यूज किस पर बेस्ड, आपकी आई दृष्टि पार्ट 1 पार्ट 2 पर बेस्ड जो है लाए गए हैं। उसको देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखा है। इसी के साथ-साथ आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है आई दृष्टि की बुक जो है, मैं रात को शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे आई दृष्टि की बुक शाम को 5 बजे मैं कवर करती हूँ। और यहाँ पर आज मैं इस प्रकार से आपको पढ़ा रही हूँ, पेन टैब से, और डिजिटल बोर्ड पे ही मैं पढ़ाती हूँ बेसिकली। लेकिन आज मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि लाइट का इश्यू थोड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत आई, तो मुझे लगा टाइम से क्लास जाना बहुत ज़रूरी है। तो जो एमसीक्यू की ये क्लासेस आती हैं, तो आप में से जो बच्चे ने, मैं उनको बता देती हूँ, सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे ये क्लासेस आती है, जिनको अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी पर बेस देखेंगे। आई दृष्टि की जो बुक है वो शाम को 5 बजे मैं वहाँ पर पढ़ाती हूँ, अपने ही संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप लोग नए हैं, आप लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, संकल्प से सफलता का ये यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं पढ़ाती हूँ। लाइव क्लासेस भी रात को लेती हूँ, रात को 8 बजे मंडे टू फ्राइडे, जिसमें द हिंदू हो गया, दैनिक जागरण हो गया, इस प्रकार के सारे टॉपिक्स को हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप है, इसको जरूर फॉलो करें, सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिलेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, संकल्प से सफलता, इसको यहाँ पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर सारे पीडीएफ, वीडियो के लिंक और एग्जाम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो सारे आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने जो है मेन टॉपिक पर आते हैं, जो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न क्या होगा यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, नीति आयोग की शासी जो परिषद है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। ठीक है, नीति आयोग की जो शासी परिषद है, उसकी 10वीं बैठक 2025 का मुख्य विषय क्या है। विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। ऑप्शन 2, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025, इसका मुख्य विषय क्या है, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। तीसरा है सागर माथा संवाद 2025, पिघलते ग्लेशियर और गिरते पहाड़। कोड दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं कि नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक का मुख्य विषय हमने देखा ये है। इसके बाद 78वीं विश्व स्वास्थ्य जो मुख्य विषय है वो है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। सागर माता संवाद 2025 जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का विषय। तो यहाँ पर क्या कह रहे थे, आपके कथन क्या बोल रहे थे प्रश्न के अनुसार, कि कौन से कोड यहाँ पर सही हैं, तो केवल 2 कोड यहाँ पर हमें सही देखने को मिले हैं। ठीक है, 2 ही इसमें जो है ठीक देखने को हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए इस प्रकार से प्रश्न जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है, उनसे पता चल रहा है कि आपके प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस का अगर नेचर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चंस के नेचर को भी समझा जाए, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, ठीक है, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। चलिए हम इसको देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर टेक कृति 2025 से संबंधित कौन से कथन सही है। यहाँ पर ऑप्शन एक जो है इसका आयोजन, ऑप्शन एक क्या है, इसका आयोजन आईआईटी कानपुर में किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। कोड है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों होगा, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि टेक कृति 2025 का आयोजन जो है आईआईटी कानपुर में किया गया था 27 से 30 मार्च के बीच में। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया था। क्लियर है। अगला प्रश्न आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। यहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 नई दिल्ली, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2025 मुंबई, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 बेंगलुरु, आहार 2025 बार्सिलोना। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें सही उत्तर चुनना है। तो आइए इसमें सही उत्तर क्या है इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए यहाँ पर इसका मिलान करते हैं। जैसे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है, आप देखेंगे किससे, इसको हटा देते हैं तो मे बी इसको समझ आ जाएगा। हाँ, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका आंसर क्या आपका मैंने बताया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है वो आपका बार्सिलोना
ठीक है, बार्सिलोना। इसके बाद राष्ट्रीय बागवानी मेला आपका बेंगलुरु, और राष्ट्रीय कॉलिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका मुंबई, आहार जो है 2025 नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन को हमने देख ही लिया है ऑलरेडी। अगला प्रश्न, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 से संबंधित कौन से कथन सही हैं? इसका मुख्य विषय हम भारत के लोग था। इसका फोकस देश तंजानिया था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो नई दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले की यहाँ 2025 की बात हो रही है, उसमें देखेंगे एक कथन का केवल आपका ठीक है, यानी कि दूसरा गलत है। इसका फोकस देश तंजानिया नहीं था, तो इसका फोकस देश क्या था उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, इसका फोकस देश अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, तो जो ये यहाँ पर नई दिल्ली किसकी बात करें, नई दिल्ली पुस्तक मेला की बात करें ना, तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत मंडपम द्वारा नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था। ठीक है, मुख्य थीम भी हम भारत के लोग था। फोकस देश इसका रशिया था। ठीक है, फोकस देश इसका रशिया था। यहाँ पर ये इसके आंसर में ना दिया भी गया है। ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आज का क्या होगा। अगला प्रश्न है आज का, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 18वां जो प्रवासी आप देखेंगे कि भारतीय दिवस सम्मेलन रहा है, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया। मुख्य विषय था विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस वर्ष सम्मेलन की मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थी। ठीक है, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थी। अगला प्रश्न हमारा आज का क्या होगा यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 से संबंधित कौन से कथन सही हैं? इसका आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। इस महोत्सव का भागीदार राज्य उड़ीसा, भागीदार देश रूस रहा है। कोड कौन कौन से हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आइए उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित ये जो है महोत्सव किया गया। इस वर्ष महोत्सव का भागीदार राज्य उड़ीसा और भागीदार देश संयुक्त गणराज्य तंजानिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक्सप्लेनेशन से भी चीजों को समझने का प्रयास करना है, ताकि अगर क्वेश्चन कोई घुमा फिरा के आता है तो हम करने में सक्षम हो। क्लियर है। 43वें भारत राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 के भागीदार थे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात, कर्नाटक और केरल। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा थीम है विकसित भारत 2047, भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार, फोकस राज्य इनका झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है अपनी स्क्रीन पर देखिए। संघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाकिस्तान, लाओ, पीडीआर, वियतनाम और भारत। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाए? जो शंघाई की यहाँ पर बैठक हुई है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने और भी प्रश्न कराए हुए हैं आपको। तो ये पाकिस्तान में हुई है। ठीक है, पाकिस्तान में हुई है। और आप देखेंगे कि विदेश मंत्री जो डॉक्टर एस जयशंकर है, इन्होंने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है आज का? अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2024 में 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2024 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नागालैंड को प्रदान किया गया। ऑप्शन 2, कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को प्रदान किया। कोड दिए गए केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग जो है आप देखेंगे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और सही उत्तर अगर इसका देखें तो हम ऑप्शन सी होगा, यानी कि दोनों कथन हमारे ठीक हैं। क्योंकि आप देखेंगे 15वां एग्रीकल्चर जो लीडरशिप कॉन्क्लेव है वो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इसको हम एक्सप्लेनेशन को खोल लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका मुख्य विषय था नेविगेटिंग एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चेंज चैलेंज। इसमें प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में बागवानी के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नागालैंड को प्रदान किया गया, जबकि कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को प्रदान किया गया था। स्पष्ट है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का क्या कहता है कि मई 2025 में जारी ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक आय के मामले में वैश्विक स्तर पर भारतीय स्टेट बैंक कौन से स्थान पर है? 14वें, 82वें, 98वें या फिर 112वें स्थान पर है? तो ये आपका 98वें स्थान पर है। ठीक है, 98 पोजीशन पर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है।
आइए इसको समझते हैं। यह भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है एक ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 92.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि उसको भारत के रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो 77,567 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के साथ भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के वार्षिक आय के मामले में वैश्विक स्तर पर 98 पोजीशन पर भारत रहा है। स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सी ई कॉमर्स कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे या फिर वॉलमार्ट? ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये पढ़ाया है आपको, या हो सकता है रिपीट हुए हो कुछ क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, इससे आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है, क्योंकि मैं ये टॉपिक आपको जो है उसमें थोड़ा सा पढ़ा चुकी हूँ मेरे ख्याल से ई दृष्टि की बुक में। ठीक है, तो इसमें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फ्लिपकार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फ्लिपकार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा आज का। अगला प्रश्न क्या है? अगस्त 2024 में भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए समझौता हुआ। इस परियोजना में कौन से राज्य शामिल है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? कोड यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, कोड यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे, आपके सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। कह रहे हैं कि भारत सरकार ने विश्व बैंक के माध्य समझौता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दोनों देशों के बीच में 4 राज्यों में 781 किलोमीटर की कुल लंबाई में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए हस्ताक्षरित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संबंधों में जानकारी दी है। ठीक है, समझौते के बारे में 4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है पीटी के लिहाज से, क्योंकि यूपी भी इसके अंतर्गत है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में भारत कितने वर्षों के लिए पुनः चुना गया? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? ठीक है, कितने वर्षों के लिए जो है यहाँ पर भारत उसमें चुना गया है? तो बेसिकली 1 वर्ष के लिए चुना गया है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए चुना गया है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये रही आपकी, एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, यहाँ पर ये रहा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे हम। अगला प्रश्न हमारा आज का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं को हाल ही में लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? अंग्रेजी, हिंदी, भूटी और पुर्गी? केवल एक, 2, 3, केवल 1 और 4, उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर किसको दिया गया है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पुर्गी, भूटी या किसको दिया गया है? ये आप देखेंगे सभी को दिया गया है। इन भाषाओं को मान्यता सभी को दी गई है बेसिकली। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं 2 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ये याद रखना है किसके द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई, तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू उस वक्त थी, उन्होंने की थी कि लद्दाख आधिकारिक, द्रौपदी मुर्मू जो अभी राष्ट्रपति हैं, लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विनियमन के द्वारा अंग्रेजी, उर्दू, भूटी, उर्दू और हिंदी, पुर्गी को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न क्या है आपका आज का? रेल संशोधन अधिनियम 2025 निम्नलिखित में से किन अधिनियमों को निरस्त करता है? भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम 1905, भारतीय रेलवे अधिनियम 1989, तेल क्षेत्र अधिनियम जो है 1948। इसके ऑप्शंस यहाँ पर जो है वो कौन कौन से करेक्ट होंगे, यहाँ पर देखने की आवश्यकता है हमको। ऑप्शंस करेक्ट होंगे यहाँ पर ऑप्शन 1, यानी कि केवल एक कथन यहाँ पर पहला वाला ठीक है। तो गलत क्यों है, आइए इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रेल संशोधन अधिनियम 2025 में द्रौपदी मुर्मू द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इनको मंजूरी दी गई। उद्देश्य क्या था कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त करना है। इसके स्थान पर रेलवे अधिनियम 1989 के रेलवे बोर्ड के गठन संरचना से संबंधित प्रावधान समाहित करना। यह अधिनियम रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 के संशोधन करता है और रेलवे बोर्ड को कानूनी मंजूरी प्रदान करने के लिए एक नया अध्याय सम्मिलित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, 15 नवंबर 2024 में किस देश में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और इटली? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और इटली, किसके ऊपर जो है लगाया गया है? इसमें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगाया गया है बैन, जो बच्चे 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। अच्छी चीज है ये, मेरे ख्याल से तो अच्छी चीज है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा यहाँ पर? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या है? एक पृथ्वी, एक श्वास के लिए योग, स्वास्थ्य शरीर के लिए योग, योग से निरोग तक, समावेशी विकास और योग। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपका जो है होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक पृथ्वी, एक श्वास के लिए योग, इसकी थीम है बेसिकली। क्लियर है?
अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है, तो ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान क्या है देना है यहाँ पर, जो कथन सामने दिए गए क्या वो सही तरीके से सुमेलित है, उसको समझना है। जैसे कि कह रहे हैं कि विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सही तरीके से सुमेलित जो है वो इस प्रकार से है। जैसे आप अगर देखेंगे यहाँ पर इसको सही क्रम में लगाएं तो ऑप्शन डी करेक्ट है। विश्व शौचालय दिवस आपका 27 दिसंबर को बनता है, विश्व खाद्य दिवस आपका 5 अक्टूबर को, और विश्व शिक्षक दिवस आपका 16 अक्टूबर को, विश्व पर्यटन दिवस आपका 19 नवंबर को यहाँ पर होता है। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व क्वांटम दिवस 27 मार्च। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सही तरह से सुमेलित आपका ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, विश्व क्वांटम दिवस आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बाकी की तो ऑप्शंस करेक्ट ही थे। 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, माफी चाहती हूँ आज मेरी आवाज थोड़ी हो सकता है स्लो आ रही हो मे बी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, जैसा कि मैंने कल ही अपडेट किया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी असमर्थ हो रही हूँ पढ़ाने में। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि एग्जाम बहुत नियर है, तो मैं क्लासेस को छोड़ नहीं सकती बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। तो मैं चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार से आपके पास लेक्चर जाए, लेकिन जरूर जाए, क्योंकि बाकी तो आपने देखा हम लोग स्क्रीन पर ही, मेन डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ते हैं। तो जो लोग बच्चे नए हैं वो ये ना सोचे कि रोज इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा और इसी आवाज में, ऐसा नहीं है। आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखेंगे, कल तक के लेक्चर्स, तो भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, बस ये प्रॉब्लम है कि अभी थोड़ा सा एक तो लाइट का इशू है, ऊपर से थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि मैं थोड़ा खड़े होने में भी असमर्थ हो पा रही हूँ, और ऊपर से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं आज मोस्टली ये है कि इस स्क्रीन पर इस पे पढ़ा रही हूँ पेन टैब से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है आज का, जो है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर, 12 नवंबर, 6 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका लक्ष्य क्या है कि पोलियो माइलाइटिस यानी पोलियो बीमारी और टीकाकरण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द नागा वॉरियर्स द बैटल ऑफ गोकुल के लेखक है। ज्ञानेंद्र पांडे, अरुंधति रॉय, श्रीनाथ राघव और अक्षय गुप्ता। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अक्षय गुप्ता ने इसको लिखा है। ये एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। अब देखिए किसने किसने क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं। द नागा वॉरियर्स द बैटल ऑफ गोकुल, अक्षय गुप्ता। मदर मैरी कम टू मी, अरुंधति रॉय ने लिखा है। इंदिरा गांधी एंड यस दैट दैट जो है ट्रांसफर्ड इंडिया, श्रीनाथ राघवन ने मेन एट होम इमेजिनिंग लिबरेशन इन, ये हिंदी में लिखा होता है तो और डिफिकल्ट हो जाता है, इन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, ज्ञानेंद्र पांडे ने लिखा है। ठीक है, इसको तो यहाँ पर आपका प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। क्या आज हम इतने ही प्रश्न की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कल मैं थोड़े से प्रश्नों को और एड ऑन करके पढ़ा दूंगी, यानी कि मॉर्निंग में जो ये क्लास आपकी सुबह 10 बजे आती है उसमें और एड ऑन करके पढ़ा दूंगी। मंडे टू सैटरडे है, इसी में देखेंगे आई दृष्टि बेस्ड पर हम यहाँ पर बेस्ड जो बुक है उस पर बेस्ड एमसीक्यूज करा रहे हैं सुबह 10 बजे, और शाम को 5 बजे मेरे द्वारा ही आप देखेंगे कि आई दृष्टि की बुक को पढ़ाया जा रहा है। तो आज दृष्टि जो है, आई दृष्टि की बुक है, उसमें राष्ट्रीय परिदृश्य का पार्ट जो है आपका 3 आज आपको अपलोड हो जाएगा शाम को 5 बजे। छोटा ही पार्ट होगा आई होप वो, तो आज आपका पूरा आई दृष्टि का जो राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा समाप्त हो जाएगा। कल फिर हम अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारा कवर कर ले। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए आज अपने इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और अगर आप नए हैं, आपने अब तक संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। कल से आपको मैं स्क्रीन पर ही दिखूंगी। आज क्या कहते हैं, कभी लाइट का इशू होता है या तबीयत नहीं है, तो इस प्रकार से मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन क्लासेस ना छूटे उसका मेरा पहला पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।